हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शौमजीत और आज हम सीबीएसई क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक की पहली चैप्टर द लास्ट लेसन को कवर करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल स्टडी होने वाले हैं यार, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर के ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चैप्टर के ऑथर का नाम है अल्फांसो डॉली, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं। चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में अगर बोलूं तो ये चैप्टर उन दिनों में सिचुएटेड है जब फ्रांस और पर्शिया के बीच एक वॉर चल रही थी। इस वॉर में पर्शिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था। इस चैप्टर में बेसिकली एक वॉर के बाद होने वाली इफेक्ट्स और लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस के बारे में कहा गया है। याद रखना, इस चैप्टर में दो प्रोटैगनिस्ट हैं, एक है फ्रांस और दूसरा एम हैमिल। So let's start the reading of the chapter. I started for school very late that morning and was in a great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. तो चैप्टर की शुरुआत फ्रांस से होती है, जो हर बार की तरह स्कूल के लिए लेट हो चुका था। उसे अचानक याद आया कि उसके टीचर ने पिछले दिन अनाउंस किया था क्लास में कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर एक टेस्ट लेने वाले हैं। लेकिन बेचारा फ्रांस वो तो भूल ही गया था टेस्ट के बारे में। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the wood, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. तो जब फ्रांस स्कूल की तरफ जाता है तो उसे वो दिन बड़ा टेम्पटिंग लगता है। उसको सराउंडिंग में ऐसे कुछ चीजें दिखती है जिसकी वजह से उसे लगता है कि क्यों ना आज का स्कूल बंक किया जाए और इस नेचर को एंजॉय किया जाए। It was all much more tempting than the rule of participle, but I had the strength to resist and hurried off to the school. लेकिन फ्रांस ने किसी तरह इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया और उसे लगा कि स्कूल की तरफ जाना ही सही रहेगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? तो स्कूल की तरफ जाते हुए फ्रांस को बुलेटिन बोर्ड देखा। वो बुलेटिन बोर्ड जिसमें लास्ट 2 इयर्स से कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आई थी। जो भी पब्लिश होती थी वहां पे नेगेटिव ही रहती थी, जैसा कि एक लॉस्ट बैटल के बारे में हो या फिर कमांडिंग ऑफिसर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के बारे में। तो फ्रांस सोचता है कि अभी कौन सा एक नया मैटर आ गया। यही सोचते हुए वो आगे बढ़ता ही है। Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith, the watchster who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. तो जब वो बुलेटिन बोर्ड के वहां से पास कर रहा था, ब्लैक स्मिथ जो कि बुलेटिन बोर्ड के नोटिस को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा था, उसने फ्रांस को बुलाते हुए कहा कि इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो, स्कूल जाने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है। ये सुनकर फ्रांस को लगा कि शायद ब्लैक स्मिथ उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उस बात को इग्नोर करके वो स्कूल किसी न किसी तरह पहुंच गया। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. यहाँ पे फ्रांस एक यूजुअल स्कूल डे के बारे में कह रहा है। But now it was also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen.
यहाँ पे फ्रांस यूजुअल डे और उस दिन को कंपेयर कर रहे हैं। यूजुअली स्कूल में जब वो जाता था तो बहुत ही शोर शराबा होता था जो कि स्ट्रीट से भी सुना जाता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन का सर्कमस्टांस और सराउंडिंग स्कूल का बहुत ही स्टिल था और बहुत ही शांत था। Through the window, I saw my classmates already in their place, and M. Hamill walking up and down with this terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. तो फ्रांस से कंपैरिजन करते करते जब वो सोच रहा था कि आज इतना शांत है, वो इस शांति को संडे मॉर्निंग के साथ कंपेयर कर रहा था। और फिर उसने विंडो के बाहर से ही देख लिया कि उसके क्लासमेट सभी शांति से बैठे हुए थे और उसके टीचर एम हैमिल भी वहां पे थे जो कि आयरन रूलर के साथ क्लास में घूम रहे थे। You can imagine how blushed and how frightened I was. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." तो वो क्लास में पहुंचता है। उसे लगा कि शायद एम हैमल उसे बहुत डांटेंगे क्योंकि वो लेट हो चुका था। लेकिन उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज और एक शॉकिंग चीज दिखी कि एम हैमल ने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उससे कहा कि अपने प्लेस में जाकर बैठ जाओ। आई jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize day. क्लास के अंदर एंटर करने के बाद जब वो सेटल होता है और उसकी नर्वसनेस थोड़ी सी कम होती है, तब उसने नोटिस किया कि उसके टीचर एम हैमल ने अपनी एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहनी हुई थी जो कि नॉर्मली वो कोई स्पेशल ओकेजन्स में पहना करते थे जो कि कोई इंस्पेक्शन डे या फिर प्राइस डे के इवेंट्स में होता था। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the villager people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, and former mayor and former postmaster, and several other besides. उसने इस शांति के अलावा ये भी नोटिस किया कि जिस बैक बेंचेस में कभी भी कोई भी नहीं बैठता था, हमेशा खाली रहती थी, उसी बैक बेंचेस में आज विलेजर्स ने कब्जा कर लिया था। उसने वो देखकर ये शौक था कि वो लोग इस क्लास में क्या कर रहे हैं। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees, with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chairs and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." The order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. तो इसी बीच एम हैमल कुछ अनाउंसमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा एल्जैस और लॉरेन में। और उन्होंने कहा, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट लेसन, last French lesson. I want you to be very attentive. What a thunderclap these words were to me. जैसे ही एम हैमल ने अनाउंसमेंट किया, ये एक बहुत ही शॉक और थंडर क्लैप की तरह प्रेजेंट हुआ फ्रांस के लिए। Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. So अब
धीरे धीरे फ्रांस को समझ में आया कि उस बुलेटिन बोर्ड में क्या था। My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I could never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for speaking bird's egg or going sliding on the stars. My books that had seemed much such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints. तो अब ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद फ्रांस कहीं ना कहीं रिग्रेटफुल और इमोशनल फील करता है। उसे कहीं ना कहीं एक पछतावा होता है कि ये एक उसका लास्ट लेसन होने वाला था और उसने पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ा था। यहाँ पे सार का मीनिंग है a river in northeastern France and western Germany. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I could never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. यही सोचते सोचते अभी कंप्लीटली वो रिग्रेट में और बहुत इमोशनल हो चुका था। उसे अब एम हैमल के बारे में भी वो सोच रहा था कि वो उनका एक लास्ट डे होने वाला है उसके साथ। वो कहता है कि इस अनाउंसमेंट से मैंने मैंने वो सारे डांट वो सारी स्ट्रिक्टनेस जितने भी उसने सफर किया था वो सब वो भूलने लगा था। यहाँ पे क्रैंकी का मीनिंग है बैड टेम्पर्ड। Poor man, it was in honor of this great last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry, too, that they had not gone to school more. It was a way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country, and was there no more. तो यहाँ पे फ्रांस कहता है कि अब उसे समझ में आया कि लास्ट बेंचेस आज विलेजर्स से क्यों भरे हुए थे। उसे ये समझ में आया कि विलेजर्स शायद आज एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देने आए हैं जो मिस्टर एम हैमल के 40 इयर्स का जर्नी था। बिकॉज विलेजर्स को भी एक सेंस ऑफ रिग्रेट था कि उन्होंने भी इस फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear, and without one mistake? But I got mixed up on the first word and stood there, holding on my desk, my heart beating, and not daring to look up. जैसा कि फ्रांस पूरा इन ख्यालों में लॉस्ट हो चुका था, अब अचानक से उसे अपनी नाम सुनाई दी। एम हैमिल ने उसे कहा कुछ रिसाइट करने के लिए। तो उसे अचानक से लगा कि क्या हो सकता है, क्या एम हैमिल उसे उस टेस्ट के बारे में पूछने वाले हैं। तो वो लड़खड़ा गया और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहेगा। तो वो चुपचाप खड़ा रहा। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. यहाँ पे एम हैमल थोड़ा सा गुस्से में कहता है और थोड़ा सा इमोशनल होकर भी कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। क्योंकि पूरे साल सिर्फ तुमने ही नहीं, सभी ने इस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट किया, इस सब्जेक्ट को प्रोक्रेस्टिनेट किया कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट।
और वो कहते हैं कि अब देखो क्या दिन आ गया कि ये तुम्हारा एक लास्ट लेसन होने वाला है। Oh, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellow out there will have the right to say to you how it how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reapproach ourselves with. यहाँ पे एम हैमल अल्जैस के लोगों के बारे में कहता है कि ये प्रॉब्लम उनकी है जो हमेशा से ही इस सब्जेक्ट को कल के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते थे। और वो ये भी कहते हैं कि अब तुम सोचो कि वो जो डिक्टेटर्स है वो तुम्हें क्या करेंगे, वो तुम्हें क्या कहेंगे कि तुम्हें फ्रेंच लिखना या बोलना तक नहीं आता तो तुम खुद को कैसे एक फ्रेंचमैन बताते हो। तो तुम्हें एक शर्म होनी चाहिए इस बात पर। बट यू आर नॉट वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। एम हैमल यही कहते हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने इस सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा नहीं या इग्नोर किया है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. तो यहाँ पे एम हैमल एक एक करके ब्लेम देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे गलती सिर्फ स्टूडेंट्स की ही नहीं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की भी है जिन्होंने एजुकेशन या फिर इस लैंग्वेज को ज्यादा इम्पोर्टेंट कभी माना ही नहीं। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को या तो अपनी फार्म में भेज दिया काम के लिए या फिर अपने मील पे साथ में अपने मील में भेज दिया उनको हेल्प करने के लिए, बस कुछ मनी के लिए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? At last, एम हैमल खुद को भी ब्लेम करते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स को या फिर स्पेसिफिकली फ्रांस को बहुत बार उनके फ्लावर्स को वाटर करने के लिए कहा था। और जिस दिन वो फिशिंग करने के लिए जाते थे उन्होंने तो छुट्टी ही दे दिया था मानो। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical, that we must guard it amongst us and never forget it. अब ये ब्लेम गेम खेलते खेलते एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है जो उन्होंने आज तक सुनी या पढ़ी होगी। ये लैंग्वेज सबसे ज्यादा लॉजिकल है और वो ये भी कहते हैं कि हमें इस लैंग्वेज को प्रिजर्व और इस लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to the prison. यहाँ पे एम हैवल कहते हैं कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है हमें अपना लैंग्वेज को प्रिजर्व करना बिकॉज अगर कोई हमें स्लेव बनाता है और हमें अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आती है और हम अपनी लैंग्वेज से स्टिक करते हैं तो हमारे पास उस जेल की चाबी होती है। मतलब उन्होंने इस डिक्टेटरशिप को काइंड ऑफ कंपेयर किया है कि अगर हम अपनी खुद के लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जाने, अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर को प्रिजर्व करें तो हमारे पास उस डिक्टेटरशिप पे निकलने का एक वे होता है, बच जाता है। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood. All he said
seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully. अब उस लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के बाद एम हैमिल चैप्टर और लेसन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फ्रांस भी कहता है कि मैं शायद पहली बार सारे लेसन्स को इतने अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ। पता नहीं कैसे आज का दिन और आज का लेसन इतना इजी लग रहा है। वो ये भी कहता है कि मैंने शायद ही कभी इससे पहले इतना केयरफुली एम हैमिल की लेक्चर्स को सुना होगा, and that he had never explained everything with so much of patience. फ्रांस ये भी कहता है कि शायद एम हैमिल आज ही एक दिन है जब इतनी पेशेंस से वो पढ़ा रहे हैं। It seemed almost as if the poor man wanted to give all, all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke. फ्रांस कहता है कि एम हैमिल ऐसे पढ़ा रहे थे मानो लग रहा था कि एक ही दिन में वो सब कुछ पढ़ा देंगे। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही दिन में हमारे दिमाग के अंदर पूरा का पूरा फ्रेंच लैंग्वेज क्लियर और समझा देंगे। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamill had new copies for us. तो ग्रामर का लेसन के बाद एम हैमिल राइटिंग के लेसन की ओर प्रोसीड करते हैं। एम हैमिल ने उस दिन सबके लिए न्यू कॉपीज भी लाई थी, जिसमें ब्यूटीफुली लिखा हुआ था फ्रांस अल्जैस, फ्रांस अल्जैस। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. एम हैमिल ने सबके लिए एक डिजाइन किया हुआ कॉपीज लाया था। वो ऐसा लग रहा था मानो कि फ्लैग्स पूरी स्कूल में लगाए गए हो, मतलब हर जगह पे फ्रांस अल्जास के फ्लैग्स लहरा रहे हो। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetle flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the little ones who worked right on trancing their fish hooks as if that was French too. अब फ्रांस क्लास का एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि सब लोग इतना शांत, इमोशनल और इंडल्ज थे अपने काम में कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा एटमॉस्फेयर हो गया था। जबकि एक बीटल ने क्लास में एंटर किया, लेकिन किसी ने परवाह भी नहीं किया कि क्या हो रहा है। क्लास में बस उस स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स की ही आवाज सुनाई दे रही थी। On the roof, the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. तो ये सब देखते ही देखते फ्रांस को एक ख्याल आया और उसने बाहर विंडो के बाहर देखा कि पिजन्स कू कू कर रहे थे। तो उसे लगा कि क्या क्या ये डिक्टेटर्स, क्या ये पर्शिया के लोग इन पिजन्स से भी जर्मन लैंग्वेज में गाना गवाएंगे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक हमें कंपैरिजन और ये फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि कितना हार्श रियलिटी होती है डिक्टेटरशिप की, कि किस तरीके से लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जाता है। उसी चीज को कहीं ना कहीं फ्रांस कहने की कोशिश कर रहा था। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little room. लेकिन फ्रांस अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। वो कभी इधर देख रहा था, कभी ऊपर। जब वो इधर उधर देख रहा था, तब उसका ध्यान एम हैमर के ऊपर गया
और उसने देखा कि एम हैमल भी बहुत ही एक मोशनलेस मैनर में और बहुत ही इमोशनल होकर और बहुत ही शॉक में बैठे हुए थे, मानो कि एम हैमल का कहीं पे ध्यान ही नहीं लग रहा था। वो कभी इधर देख रहे थे तो कभी उधर देख रहे थे। Fancy for 40 years, he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. फ्रांस कहता है थोड़ी सी सरकाइस्टिक मैनर में कि देखो 40 इयर्स का जर्नी कैसे खत्म होने वाला है, और इस 40 इयर्स के बारे में ही शायद एम हैमिल सोच रहे थे अपने चेयर में बैठकर। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth, the walnut tree in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. अब फ्रांस कहता है कि इन 40 इयर्स में एम हैमल तो शायद ही बदले होंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट टीचर शुरू से थे और पूरा 40 इयर्स का दौर उनका वैसा ही था। लेकिन जो चेंज हुआ वो बस यही था कि जो डेस्क थे, जो बेंचेस थे, वो पुरानी होकर स्मूथ हो गए थे, और जो वॉलनट ट्री थी गार्डन में वो बहुत ही लंबी हो गई थी और वो टॉल हो गया था, वो बढ़ चुका था अभी। How it must have broken his heart to live it all, poor man, to hear this his sister moving about in the room above, packing their trunk, for they must leave the country next day. अब फ्रांस को बुरा लगता है, उसे एम हैमल के लिए सिंपैथी की इमोशन जगती है उसके मन में। वो कहता है कि कितना इमोशनल होगा ये दौर, कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा ये दौर एम हैमल के लिए, क्योंकि इतने दिनों की वर्क लाइफ के बाद, एक लैंग्वेज के साथ अटैच होने के बाद फाइनली उन्हें ये सारी चीजों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their Ba Ba Bi Yo Boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. तो अब फ्रांस को लगता है, और वो ये भी डिस्क्राइब करता है धीरे धीरे कि अब सारी लेसन्स खत्म होने वाली है, क्लास एक एंड पे आने वाला है, और वो ये देखता है कि पीछे बैठे हुए ओल्ड हाउसर भी अपना सामान पैक कर रहे थे। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remembered it, that last lesson. All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Persian, returning from drill, sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. तो यही सब होते होते घड़ी में 12 बजता है और एक बेल बजती है। और यहाँ पे एंजेलस के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। एंजेलस एक डिवोशनल प्रेयर होती है, सो अ डिवोशनल प्रेयर इन रोमन कैथोलिक चर्च। तो जैसे ही ये क्लॉक बजती है, एम हैमल खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आज का लेसन खत्म होने वाला है। माय फ्रेंड्स सेड My friends, said he, I, but couldn't. But something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large he could.
Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall. And without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. तो इसी के साथ एम हैमिल खड़े होते हैं और वो कुछ कहने ही जाते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे कि वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड में बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा विवे ला फ्रांस, जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये कहकर वो अपना इमोशन और रेसिस्ट नहीं कर पाए, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ लीन कर गए और उन्होंने हाथ से मानो एक साइन किया कि स्कूल डिसमिस हो चुका है, आप अब जा सकते हैं। तो इसी के साथ यार ये चैप्टर एंड होता है। बेसिकली इस स्टोरी में शुरुआत होती है फ्रांस से, जो ट्रैवल करता है, जो लेट हो जाता है स्कूल के लिए। देन वो स्कूल पहुंचता है, वो डिस्क्राइब करता है स्कूल, वो डिस्क्राइब करता है स्कूल के सर्कमस्टांसेस को, सराउंडिंग को वो कंपेयर करता है। फिर वो क्लास में पहुंचता है जहां पर उसे वो ऑर्डर के बारे में उसे पता चलता है, जो एम हैमिल ने कहा कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुकी है कि वो उसका लास्ट डे होगा और नेक्स्ट डे से सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ एम हैमिल फिर अपना लास्ट लेसन कंडक्ट करते हैं। सभी बहुत ही इमोशनल होते हैं। एम हैमिल ने ये भी कहा कि ना ही सिर्फ फ्रांस बल्कि सभी लोग बहुत ही रिग्रेटफुल फील कर रहे थे, बिकॉज सभी ने कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज को पूरे साल इग्नोर किया था आज तक। उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया कहीं ना कहीं, उन्होंने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी ब्लेम किया और उन्होंने कहा कि फ्रेंच एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत ही लॉजिकल है और हमें इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए, जिससे हमारी कल्चर प्रिजर्व होगी, हमारी कल्चर प्रोटेक्ट होगी। और अगर हम पर कोई डिक्टेटरशिप भी चलाए तो हम अपने कल्चर को उस लैंग्वेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसा कि हमने स्टोरी के एक पार्ट में देखा कि सभी लोग गैदर हुए थे उस लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए, बिकॉज सभी लोग एक रिग्रेट था सभी में, एक इमोशन था कि हम लोगों ने इतना दिन तो कुछ पढ़ा नहीं, एटलीस्ट लास्ट लेसन एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के लिए एम हैमिल के लिए अटेंड कर लेते हैं। तो इसी के साथ यार ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे मेंशन करना। एंड इसी के साथ थैंक यू।